तो जो पहले होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? पीडीएफ दिख रहा है सामने? सर हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो अब बताओ तुम्हें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? उनमें से बताना जो होमवर्क में दिए है ना, वही वाले करने थे अभी फिलहाल। सर पार्ट 1 का 13th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का 13th क्वेश्चन। यस सर। तो पार्ट 1 का 13th क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ए ड्रॉप वेइंग 0.09 ग्राम। यही है? नहीं सर। यही है ना? सर सर एक्सरसाइज का डीपी। सर एक सेकेंड। हाँ सर यही है। हम्म। तो इसमें बताओ डाउट क्या है आदित्य? सर एक सेकेंड में पीडीएफ खोल रहा हूँ। अच्छा यार, तुम लोग को दिक्कत होती होगी यार, वो पीडीएफ भी खोलना पड़ता होगा स्क्रीन में। यस सर वही वही। तो पीडीएफ मत खोलो ना, तुम तो इसी में देख लो, पीडीएफ मैंने बताई तो है सामने। एक सेकेंड सर। अभी क्या चीज प्रोजेक्टेड है? पीडीएफ ही है ना अभी तुम्हारे सामने कि व्हाइट बोर्ड है? सेकेंड सर एक मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ तुम्हारे सामने है ना? तो तुम लोग क्या किया करो, अगर तुम लोग पीडीएफ अपने पीडीएफ मोबाइल में खोलोगे क्लास के दौरान, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि उसी स्क्रीन पे तुम्हारी क्लास चल रही है और उसी में तुम पीडीएफ खोलोगे तो तुम्हें देखने में दिक्कत होगी, है ना? तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, है ना, जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हें डाउट था, तो उसको कॉपी में लिख लिया करो, क्वेश्चन नंबर को कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है? फिर मैं इस तरह से शीट को प्रोजेक्ट कर दिया करूंगा स्क्रीन पे। तो तुम जैसे ही मुझे बताओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, तुम कॉपी कॉपी में से देख के बताओगे कि सर क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट है, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ध्यान से देखना है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। तो तुम्हें अलग से मोबाइल में पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस क्वेश्चन नंबर बता दिया करना मुझे, है ना? क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लो एक पेपर पे, कौन कौन से क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है किस एक्सरसाइज के, और वो क्वेश्चन नंबर बताते रहना मुझे। सॉल्व तो तुमने कॉपी में किया होगा, है ना? तो जो डाउट होगा वो कॉपी में से देख के बता सकते हो कि सर इस स्टेप पे मैं अटक गया, उसके लिए क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखना है तो ये तो सामने स्क्रीन पर है, इस पे देख के बताओ। अब बताओ देते हैं क्या डाउट है इसमें। हाँ देते हैं, बोलो। सर वो वाला तो बन गया था। ये वाला ट्वेल्थ बन वाला गया? 12th वाला सर पार्ट 2 का। पार्ट 2 का 12th ये बन गया था? यस सर। अच्छा, सर ये वाला बन गया था यस सर। क्वेश्चन नंबर ध्यान से नोट किया करो ना जिसमें भी तुम्हें डाउट है। चलो 13th बन गया था, तो और कौन सा कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 12th पार्ट 2 का? पार्ट 1 में डाउट है क्या किसी और को? करमवीर, तुम्हें कोई डाउट है पार्ट 1 में? सर अभी किए नहीं सर अभी मैंने। यार इनको कर लेना यार, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, फिर टॉपिक पीछे छूटते जाएगा भाई, है ना? ठीक है सर, आज रेगुलर आज कर रेगुलर लेंगे सर। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं सेट होगा। सर आज कर लेंगे आज तक। हाँ ठीक है, मतलब मैं तो खैर आगे के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ कि, और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपका ये वाला स्ट्रांग नहीं हुआ, तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे उसमें भी वीकनेस रहेगी, है ना? तो ये मतलब बेसिक है। तो हमको कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस, और सारे नहीं हो पा रहे तो कम से कम जैसे 10 क्वेश्चन दिए हैं और मान लो तुम्हारे पास 5 ही क्वेश्चन करने का टाइम है, तो कम से कम 5 ही क्वेश्चन करो, है ना? वो 5 क्वेश्चन में भी दिमाग लगाओगे तो टॉपिक कुछ ना कुछ अंदर जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं करोगे तो टॉपिक जो है वो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? तो कोशिश तो वैसे हमें हमेशा सारे क्वेश्चंस करने की करनी है हर सब्जेक्ट में,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यार वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, स्टूडेंट पे ज्यादा काम रहता है एक साथ, तो किसी कारणवश सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में जब आप सारे क्वेश्चंस ना कर पा रहे हो, कम से कम आधे क्वेश्चंस ही कर लो, या जितनी तुम्हारी क्षमता हो उतने उतने क्वेश्चंस कर लो, ताकि टॉपिक पूरा पूरा टॉपिक साफ ना हो जाए, है ना। तो ये बात हम सभी को ध्यान रखनी है। आदित्य बताओ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? पार्ट 2 का 12? पार्ट 2 का 12th वाला। ये वाला, यही वाला ना? यस सर, ये वाला। तो देखो, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? तो इसमें ये है हमारा क्वेश्चन। भाई कृपया करके टाइम का ध्यान रखें, है ना, कोशिश करें टाइम पे आए, क्योंकि क्लास टाइम पे ही चालू हुआ करेगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेल पार्ट 2 का, है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ पार्ट 2। आदित्य बताओ इसमें डाउट क्या है? इसमें डाउट क्या है बताओ, या तुमने क्या सोचा था वो बताओ, या कौन से पॉइंट पे सर अटक गए वो स्टार्ट कहाँ बताओ। से करना है सर? स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आ रही सर कुछ। स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है? इसमें दिया है क्वेश्चन में, देखो क्लियर कट लिखा है कि एटॉमिक वेट, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ वाई। तो वाई का एटॉमिक वेट हमें निकालना है, मतलब वाई का एटॉमिक मास निकालना है ना। क्वेश्चन पढ़ना चालू करो। निकालना क्या है हमें, इसको लिख लेते हैं अपन, है ना। निकालना क्या है हमें? एटॉमिक वेट निकालना है वाई का, ठीक है। ये चीज तो अननोन है ना। ये क्वेश्चन किसी से हुआ है क्या? वैष्णवी तुमसे हुआ है ये क्वेश्चन? वैष्णवी तुमसे हुआ है क्या ये क्वेश्चन? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सिग्नल डिस्टर्ब कर रहा है ना। एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना, ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन है ही आसान, बस लैंग्वेज थोड़ा अजीब से लिखी हुई है ना, लैंग्वेज पे ध्यान देना है हमें। तो एक सेकेंड यार, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ ठीक है, देखो 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास 3/10 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट वाई, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स के मास की बात कर रहा है ना, एक एलिमेंट का भी कितना मास? 1 मोल, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ये बोल रहा है मोलार मास ऑफ एक्स, मोलार मास ऑफ एक्स। मोलार मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स का मतलब क्या होगा? मोलार मास ऑफ एक्स, है ना। तो ये जो लाइन लिखी हुई है 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास, ये इस चीज की बात कर रही है, mx की, मोलर मास ऑफ एक्स। अभी आगे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास 3/10 टाइम्स, तो दिस मास इज इक्वल टू 3/10 टाइम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट वाई। तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट वाई का मतलब क्या हो जाएगा? मोलार मास ऑफ वाई, ठीक है। तो एम वाई, क्या ये क्वेश्चन समझने में कोई डाउट है किसी को? ये स्टेप समझ में आ गई? तो अब आगे देखो, वन एवरेज वन एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट एक्स हैज मास 2 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। वन एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, एलिमेंट एक्स का जो एक एटम है ना, उसका जो मास है, एवरेज एलिमेंट एक्स का जो एक एटम है, तो उसका जो मास है ना, तो ये एटॉमिक मास ऑफ एक्स हो जाएगा। दिस इज
2 times the mass of 1 atom of carbon 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। ठीक है, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU हो जाएगा, तो इसका AX की वैल्यू हो जाएगी 24 AMU, मतलब MX की वैल्यू हो जाएगी 24 ग्राम, है ना। MX की वैल्यू 24 ग्राम हो जाएगी। इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो हमारा My कितना जाएगा? सॉल्व होके हमारा My आएगा, My आएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि AY कितना होगा? 80 AMU, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो 80 AMU इसका आंसर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सब लोगों को एक बार में नहीं समझ में आएगा, मैं दोबारा समझाता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, लैंग्वेज पकड़ना है बस थोड़ी। 1 मोल ऑफ एलिमेंट X हैज मास, है ना। तो 1 मोल का मास, ये जो स्टेटमेंट है ये 1 मोल के मास की बात कर रहा है। तो 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, तो इसलिए हमने लिखा है इसको कैपिटल M, है ना। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ X। तो मोलर मास ऑफ X इज 3/10 टाइम्स मोलर मास ऑफ Y, है ना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ Y मतलब मोलर मास ऑफ Y। तो ये इक्वेशन अपनी बन गई पहली। ठीक है, अब आगे देखो, ये अगला स्टेटमेंट ध्यान से समझना। वन एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट X, एलिमेंट X का एक एटम, है ना, एक एटम की बात हो रही है, उसका मास। तो एक एटम का मास मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ X, है ना। एटॉमिक मास ऑफ X AX। तो AX की जो वैल्यू है, AX इज 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है? कार्बन 12 का मतलब क्या है? 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब इसका एटॉमिक मास, है ना। तो 12 AMU, तो 2 इंटू 12 AMU 24 AMU हो गया। अब हमको वो पॉइंट याद कर रखा है हमने कि अगर किसी एटम का, अगर किसी का एटॉमिक मास x AMU है, तो उसका मोलार मास कितना होगा? x ग्राम। ठीक है, तो ये AX की वैल्यू जब 24 AMU हो गई, तो उसका मोलर मास हो गया 24 ग्राम। तो मोलर मास निकल गया, इस वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, सॉल्व करके मोलर मास ऑफ Y आ गया 80 ग्राम, है ना। मोलर मास ग्राम में आएगा, क्वेश्चन में हमको एटॉमिक मास निकालना था, तो अगेन वही वाला रूल, है ना। अगर मोलर मास x ग्राम होता है तो एटॉमिक मास क्या होता है? x AMU। ठीक है, तो अब ध्यान से देख लो, और अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ, और क्लियर हो गया हो तो भी बता दो, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन थोड़े और नहीं बने थे, लेकिन वो नेट से देखिए थे पार्ट 1 के। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, ये वाला तो आ गया। चलो सर ठीक आ है, गया सर। ठीक है, ठीक है। तो यस सर। इसको नोट कर लो सॉल्यूशन को, है ना, जिसका भी अटक गया था। और अगला क्वेश्चन बताओ जब तक। ये था एक्सरसाइज पार्ट 2 का क्वेश्चन 12। इसके अलावा चैट में लिख दो या बोल दो, जो भी करना है। अगला क्वेश्चन बताओ। ये रही तुम्हारे सामने PDF। क्वेश्चन नंबर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है वो, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो पेपर पे लिख लिया करो, ताकि PDF मोबाइल में ओपन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और डायरेक्ट वो क्वेश्चन नंबर बता दिया करो। तो PDF तो मैं यहाँ पे ओपन कर ही देता हूँ, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। और बताओ किस क्वेश्चन में डाउट था? बोलो भाई।
वैष्णवी तुम्हें डाउट्स थे ना, तुमने मैसेज किया था, वो बोलो सब, बताते जाओ एक एक करके, डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तुम भी बताओ आदित्य। जो तुमको होमवर्क दिया जाएगा ना, उसका डिस्कशन अपन ऐसे क्लास में ही किया करेंगे, तो तुम उसको सॉल्व करके रखना, फिर क्लास में उसका सॉल्यूशन तुम्हें बताया जाएगा। बोलो भैया, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वैष्णवी तुम्हें और डाउट्स थे ना? पता नहीं, शायद इसका कनेक्शन अनस्टेबल है क्या। आदित्य तुम बताओ। सर पीडीएफ चेक कर रहा हूँ सर, उसमें से देख के बताता हूँ, और एक आध अगर कहीं अटका था किसी में वो देख के भी बताता हूँ सर पीडीएफ से। नहीं नहीं, तो उसमें पीडीएफ में मार्क किया हुआ है क्या तुमने? हाँ सर, नहीं पीडीएफ में देखकर समझ में आएगा, ये वाला अपन ने स्टार्ट ही नहीं करा तो ये देख के बना ही नहीं ऐसा। अच्छा अच्छा, अब से तुम समझ गए ना कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना है ना। ओके सर। पीडीएफ खोलने का काम अपन नहीं रखेंगे, तुम तो सीधे क्वेश्चन नंबर नोट करके रखना और सीधे क्वेश्चन नंबर बताना। क्वेश्चन नंबर ये और इसमें डाउट क्या है ये बताना सीधे आपसे, है ना, नेक्स्ट क्लास से। वैष्णवी तुम बताओ, और तुमने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे ना जिसमें डाउट थे, बोल दो या चैट में लिख दो तो अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन 1। गुड, वेरी गुड। अच्छा है, चलो तुम लोग कर तो रहे हो एटलीस्ट। पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 देखो, ये स्क्रीन पर है सभी लोगों के। डाउट पूछने में कभी कभी भी कोई भी लोग संकोच ना करें, है ना। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं होगा, सर को या किसी स्टूडेंट को अजीब तो नहीं लगेगा, है ना, इस तरह की बातें हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं अभी। तो एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का, है ना। वैष्णवी इसमें बताना चाहोगी क्या, इसमें डाउट क्या है? ये 10 टू द पावर 10 लिखा हुआ है। हाँ वैष्णवी, इसमें कुछ बता सकती हो क्या कि तुम किस पॉइंट पे अटक गई थी? इसका मतलब ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ढंग से समझ में नहीं आ रहा था, देखो। हाउ मच टाइम इन ईयर्स वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट, हाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स। मतलब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन कम है, अंग्रेजी का क्वेश्चन ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स इफ 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि कितना समय लगेगा क्या काम करने में। काम ये है कि हमको व्हीट ग्रेन्स, है ना, व्हीट ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। तो गेहूं के जो दाने होते हैं ना, गेहूं के दाने, वो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब है कहीं पे बांटना है ये गेहूं के दाने। और आगे बताया गया है कि 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1 सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में इतने दाने हम बांट देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कितने दाने बढ़ जाते हैं, एक सेकेंड में 10 टू द पावर 10 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अवोगैड्रो नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, है ना। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 10 टू द पावर 23, है ना। इतने व्हीट ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने व्हीट ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना। 10 टू द पावर 10 में अगर एक सेकेंड लग रहा है तो इतने में कितना टाइम लगेगा। तो यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकेंड में अगर इतना है, एक सेकेंड में अगर इतना है तो इसको डिवाइड कर दो।
तो 6.022 जो हमारा टाइम हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 10, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 13, राइट। क्लियर हुआ क्या ये? तो इसमें ईयर्स पूछा है, देखो देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, टाइम इसमें ईयर्स में पूछा है ना, साल में। हमारा हमारा किस में आया है? हमारा सेकेंड्स में आया है टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर 10 टू द पावर 10 है तो इतने सेकेंड्स में इतने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। तो हमारा आंसर तो सेकेंड्स में आया। अब इसको हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो भैया 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं वो हमको निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। हमको एक्चुअली ईयर्स निकालना है ना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, देखो। हमको ये पता करना पड़ेगा अब यहाँ पर कि क्योंकि हमको आंसर जो है वो ईयर्स में देना है और हमारा आंसर भी सेकेंड्स में आया है, तो हमको सेकेंड्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ये पता होना चाहिए कि 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो उसको कैलकुलेट करो। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। एक दिन में, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 1 साल में इतने सेकेंड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू है, अब हमको अगर ईयर्स में बताना है, इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए y बोल देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ये। तो अब जो हमारा आंसर आएगा, ये जो आंसर ये सेकेंड्स में आया है, तो जो हमारा आंसर आवर्स में आएगा, टाइम इन आवर्स विल बी इक्वल टू टाइम जो हमारा सेकेंड्स में आया था डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, है ना, y। ये हमारा आ जाएगा टाइम इन ईयर्स, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड है। वैष्णवी क्लियर हो गया क्या? किसी पॉइंट पे अभी भी डाउट रह रहा हो तो पूछो एक बार। चलो ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को वैसा लगता है ना कि अगर उसका डाउट नहीं क्लियर हुआ है और वो बाद में अकेले में पूछना चाह रहा है, तो फिर कॉल कर लिया करो, ठीक है। अपना डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना, वो मेन मुद्दा है। तो आदित्य फिर पूछ रहा था, ये तो हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया। उसके बाद और बताओ पार्ट 1 में आदित्य ने पूछा है, सर पार्ट 1 7th वाला ईपीएन वाला 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th के पहले किसी को डाउट है क्या किसी में? 7th के पहले अगर डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सॉल्यूशंस वगैरह जरूर नोट करते जाना, है ना, जो भी तुम डाउट पूछते हो उसका। ये रहा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ 16O2 माइनस, है ना। ये जो 16O2 माइनस है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, O2 माइनस। तो अच्छा, ये 16 भी ऊपर लिखा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है 16O2 माइनस, ठीक है।
तो पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं हम। 16O2 माइनस का मतलब क्या है? 16O2 माइनस, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है ये। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए, काफी लोगों ने पढ़ी भी होगी, कि कोई एटम जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे तो लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, है ना, नीचे होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटम का सिंबल होता है, और ऊपर होता है एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे सोडियम को हम लिख सकते, सोडियम का अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो ये सोडियम का सिंबल हो गया Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तो इसका मतलब जो ऊपर लिखा रहता है वो होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, जो कि हमको पता है, होता भी है। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब दूसरी बात इसमें ये 2 माइनस, है ना। तो 2 माइनस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एक आयन है, एक एटम नहीं है। और 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन्स की तुलना में। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एक एक O2 माइनस आयन की बात करूं, ध्यान से देखना, 1O2 माइनस आयन, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये इसके लिए हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। और एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर, है ना। ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये मैंने उसमें बताए हैं, जो मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के और फिर मोल कंसेप्ट के, उसमें ये सब फॉर्मूलेस बताए हैं। जब तुम लेक्चर देखोगे तो मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है, और एटॉमिक मास होता है 16। तो प्रोटॉन्स हो गए एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 8, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हो गए एटॉमिक मास के बराबर, है ना, मतलब कितना? 16। तो प्रोटॉन्स की वैल्यू 8 हम यहाँ पे डालेंगे, तो सॉल्व होके न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो प्रोटॉन्स हमारे 8 हो गए, न्यूट्रॉन्स 8 हो गए। तो प्रोटॉन हमने निकाल लिया, न्यूट्रॉन निकाल लिया, एक और टर्म क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? तो देखो भैया, सीधी सी बात यह है कि अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर, है ना, न्यूट्रल एटम में। क्योंकि वो एटम न्यूट्रल तभी है जब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और चार्ज कब नहीं होगा? जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये एक न्यूट्रल एटम नहीं है, ये क्या है? ये एक आयन है, एन आयन। तो 2 माइनस का मतलब क्या है? कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, है ना। तो अगर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब ये अपन को पता चल गया कि एक आयन में कौन कौन सा सामान कितना है ना। प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, और इलेक्ट्रॉन है 10। ठीक है, इतना पार्ट समझने में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ आदित्य, बताओ, कुछ कहना चाह रहे हो? आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? डाउट नहीं है, ठीक है। तुमने हैंड रेस किया तो मुझे लगा डाउट है। ठीक है, तो इतने पार्ट में अगर डाउट नहीं है तो अब देखो, अब ये जो हमने बात की थी, ध्यान से देखना, ये एक आयन की बात की है ना, एक आयन। अब ऐसे कितने कितने आयंस हमको लेना है? हमको ऐसे सैंपल की बात करनी है जिसमें 1 मोल आयंस हों। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। अब तो बस क्या बचा क्वेश्चन में, अपन को एक आयन का हिसाब पता चल गया, उसको 1 मोल के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मोल में पता चल जाएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आइए देखते हैं कैसे। तो अब वही एक सैंपल दिया है अपन को, एक सैंपल दिया है जिसमें 1 मोल आयंस हैं। आयंस कौन से हैं? पार्टिकल क्या है? O2 माइनस। ठीक है, ये एक आयन हो गया, ये दूसरा आयन हो गया, ये तीसरा आयन हो गया। ऐसे कितने आयन है अपने पास? 1 मोल। ठीक है,
तो अभी जो अपन ने हिसाब किताब समझा था वो एक आयन का समझा था, ठीक है। तो अब अपन को एक मोल में निकालना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अब इस सैंपल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अपन को एक आयन में पता है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे सैंपल में कितने होंगे? इसको एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एवोगैड्रो नंबर से। तो 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8 Na, और न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे कितने? 8 Na। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? रिप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, नोट भी कर लेना। सर ये दोबारा बताओ सर ये। क्या? सर ये दो जो सर नेक्स्ट पेज दोबारा बताओ। नेक्स्ट पेज है। हाँ सही। हाँ, नेक्स्ट पेज पे सही क्या? वाला। सर ये समाया सर, दोबारा सर बता दो दोबारा। अच्छा, दोबारा बता दूं? मैं ये कह रहा यस हूँ सर। कि अभी अपन ने एक आयन का निकाला है, ये देखो एक आयन का निकाला था यहाँ पे। यस सर। ये तो समझ में आ गया था ना? यस सर ये तो आ गया। हाँ, तो अब इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 मोल। एक मोल में बात कर रहा है ना, एक ऐसे सैंपल का पूछ रहा है जिसमें 1 मोल आयंस हो, ठीक है। 1 मोल मतलब कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर आयंस होंगे, सर आ गया। है ना। तो अपन को एक आयन का पता चल गया। एक आयन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 मोल की वैल्यू से। यस सर। तो यस बस सर। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो पूरा सैंपल है इसमें पता चल गया अपन को इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही प्रोटॉन्स, ऐसे ही न्यूट्रॉन्स, सबके लिए मल्टीप्लाई 1 मोल से ही करना है अब तो, है ना। यस सर अब आ क्लियर गया। हो गया कर्मवीर? यस सर हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो आई होप इसमें अब डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ शीट में। सेवेंथ क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का, और बताइए। और बताओ भाई। बता दो या चैट में लिख दो। यार रिप्लाई थोड़ा जल्दी जल्दी किया करो, क्लास की स्पीड स्लो होती है। वैष्णवी, तुम्हें और किस क्वेश्चन में डाउट था? सर पार्ट 2 क्वेश्चन 53। अच्छा, उससे पहले किसी को एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में नहीं है? अब सीधे वैष्णवी 53 में है क्या? हाँ सर। आदित्य पूछ रहा है 8th वाला और बता दीजिए। 8th वाला एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में 8th वाला। 8th वाला आदित्य, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम? तो हीलियम का एटॉमिक मास पता है? हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 4 AMU। तो 4 AMU का मतलब एक हीलियम एटम। अच्छा, पार्ट 2 का पूछ रहे हो? ठीक है, आदित्य पूछ रहा है एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का 8th, पार्ट 2 का 8th। पार्ट 2, ये पार्ट 1 है ना। ये अ सैंपल ऑफ, ये वाला क्वेश्चन है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। सेवन था। अरे यार आदित्य तुम ध्यान से देखा करो, थोड़ा अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ भाई। ऐसे कैसे चलेगा यार, तुम लोग जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बताओ क्वेश्चन नंबर गलत नोट कर रहे हो। ये मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलत आदत है ना, इसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ लोग टेस्ट में गलत आंसर मार्क कर देते हैं, बी आंसर आया उन्होंने सी मार्क कर दिया, है ना। तो ये हमको थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा पूछा था तुमने? सेवेंथ, सेवेंथ है ना, सेवेंथ देख लेते हैं अपन। सेवेंथ हो गया क्या? क्या नाम है? वैष्णवी? यस सर। शाबाश। बता सकती हो क्या कैसे किया? हाँ सर। बोलो। ये रहा क्वेश्चन। सबसे सबसे पहले ए सब्सटेंस के लिए W/M = N/Na का फॉर्मूला लगाया। ए उससे सब्सटेंस के लिए x की वैल्यू W/M इज इक्वल टू N/Na, ए सब्सटेंस के लिए, है ना? यस सही है। ए, फिर इससे x/40 ठीक W की है। जगह। ओरली बता दो, मतलब ऐसे पूरा कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप्स बता दो क्या क्या किया। इसके बाद W की जगह x रख दिया, M की जगह 40, हाँ। N की जगह y/Na, तो x की वैल्यू आ गई 40 y/Na। सही बात है। फिर B के लिए 2x/80 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। अच्छा ठीक है तो ठीक है, मैं इससे समझ गया। x की बिल्कुल शाबाश, सही किया तुमने एकदम। चलो देखो मैं और अच्छे से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। तो आदित्य तुम्हें इसमें डाउट है? देखो, द एटॉमिक वेट ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 40 एंड 80, है ना। एटॉमिक वेट की बात कर रहा है ये। तो एटॉमिक वेट ऑफ ए पता है हमें, और एटॉमिक वेट ऑफ बी भी पता है 80, ठीक है। इफ x ग्राम ऑफ ए कंटेन्स y एटम्स, है ना, तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। x ग्राम ऑफ ए में कितने एटम्स हैं? y। तो x ग्राम मतलब हमें a का वेट पता है ना। क्वेश्चन को उल्टा करो, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी एटम्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, है ना, ये पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन को हमेशा उल्टा चालू किया करो, पहले उस चीज पे फोकस लाया करो जो कि हमें निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, ये हमको निकालना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम वो एक्स और वाई के टर्म्स में भी दे सकते हैं, है ना। एक्स और वाई के टर्म्स में क्यों दे सकते हैं? क्योंकि वो वैल्यूज क्वेश्चन में यूज हो रही है, ठीक है। तो जब भी कोई वेरिएबल अगर क्वेश्चन में यूज हो रहा हो तो इसका मतलब वो वेरिएबल आंसर का पार्ट हो सकता है, ठीक है। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आंसर एक्स और वाई के टर्म्स में दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक्स और वाई हमारे लिए अननोन नहीं है, इसको हमको नोन मान के चलना है। तो अब देखो एन बी की वैल्यू हमें निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो ये चीजें अपन ने लिख ली। फिर हमने गिवन लिख लिया, गिवन क्या क्या है। और आगे लिख लेते हैं, इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम्स, तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो देखो एनबी निकालना है हमको, तो एनबी का रिलेशन लिखो एनबी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोज नंबर इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है ये? मास, क्योंकि मास दिया हुआ है तो हम मास वाला फ्रैक्शन लेते हैं ना, मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो मास हमको दिया हुआ है एनबी के लिए, अभी मैं बी सैंपल की बात कर रहा हूं। तो मास दिया हुआ है कितना? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। तो बी का मास दिया हुआ है 2x, ठीक है। और बी का मोलर मास क्या हो जाएगा?
एटॉमिक मास बी का पता है हमें 80, तो मोलर मास भी यही वैल्यू हो जाएगी 80। बस फर्क ये है कि ये वैल्यू हो जाएगी ग्राम में, है ना, ऊपर भी ग्राम में है 2x ग्राम, नीचे भी ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो जो हमारा एनबी की वैल्यू है वो हमारी एनबी की वैल्यू कितनी आ गई, x/40 इंटू NA। ठीक है, अब आंसर शायद इन्होंने x के टर्म्स में नहीं दिया होगा, है ना, आंसर x के टर्म्स में दिया है क्या? कौन सा क्वेश्चन था ये, सर 7वां? आंसर y के टर्म्स में दिया है। आंसर y के टर्म्स में दिया है। इफ x ग्राम ऑफ a कंटेन्स y टर्म्स हाउ मेनी। ठीक है, ये आंसर अपन x के टर्म्स में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि लेकिन उन्होंने y के टर्म्स में बताया है तो अपन y के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ सही बात है यार। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत ये ना, अब हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। तो ऑप्शंस अगर देखोगे ध्यान से, देखो मैं दिखा देता हूँ ऑप्शंस भी, है ना, ऑप्शंस अगर देखोगे ध्यान से तो चारों ऑप्शंस y के टर्म्स में है, तो इसका मतलब हमें आंसर, हमारा आंसर अभी x के टर्म्स में आ रहा है, तो इसको हमें किसी तरह से y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब x और y में हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो अब इस x को y के टर्म्स में लिखने के लिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यूज करो। दूसरा पार्ट क्या है, इफ x ग्राम ऑफ a कंटेन्स y एटम्स। तो अब ये a सैंपल की बात कर रहा है, एक सेकेंड, ये देखो एवोगैड्रोस नंबर में भी कैपिटल A होता है, तो हम क्वेश्चन में इसको A' कर देते हैं ना, ताकि हम एवोगैड्रो नंबर के A से कंफ्यूज ना हो। तो ये एटॉमिक मास हमें A' का दिया है 40, और अब हम A' एटम की बात करते हैं नए पेज पे। तो ध्यान देना A' एटम जो है, A' एटम के लिए हमें क्या दिया हुआ है, x ग्राम ऑफ A कंटेन्स, x ग्राम ऑफ A' कंटेन्स y एटम, है ना, x ग्राम ऑफ A' कंटेन्स y एटम्स। तो इसका मतलब मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में रिलेशन। तो A' की हम बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो A' के आ जाएंगे, है ना। बस वैल्यू डालना चालू कर दो। मास दिया हुआ है x ग्राम, मोलर मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 40, तो मोलर मास भी 40 होगा, है ना। तो मोलर मास भी हमारा हो गया 40 इज इक्वल टू Na'। अब Na' की वैल्यू कितनी दी है, Na इसमें बताया कि Na' के y एटम्स हैं, है ना। तो Na' की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए क्या, y डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये देखो अब y और x में रिलेशन आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू वाई बाय Na। बस इसको उठा के यहाँ पे डाल दो, x की जगह डाल दो 40 इंटू वाई बाय Na, है ना। ये तो आ गया, एक मिनट यार यहाँ जगह नहीं बची, इसको मैं बगल में लिख देता हूँ। तो x की जगह डाल दो 40 इंटू वाई बाय Na, ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाय 40 इंटू Na। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा मास कितना आ जाएगा, हमारी Nb की वैल्यू हम निकाल रहे थे ना, तो हमारी Nb की वैल्यू हो जाएगी कितनी, y। ठीक है, क्लियर हो गया ये आदित्य? यस सर। तो अब देखो इस क्वेश्चन को ओरली करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ओरली देखो कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान ध्यान से सुनना है ना, यहाँ पे सुनना पड़ेगा हमको बहुत ध्यान से, है ना, समझने की बात है। देखो दोनों का एटॉमिक वेट दिया है 40 और 80, है ना। तो इसका मतलब बी जो है उसका एटम डबल हैवी है ना, इसका बी के एटम का मास डबल है, मतलब ये दुगना हैवी है। अब x ग्राम ऑफ ए में y एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब x ग्राम में y एटम्स आ रहे हैं, तो अगर हम 2x ए का अगर हमने x ग्राम लिया है तो उसमें y एटम्स आ रहे हैं, तो जब b का हम 2x ग्राम लेंगे तो उसमें भी तो y एटम्स ही आएंगे। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आ गई? क्योंकि
बी का जो एक एटम है वो ए के एक एटम से दुगना भारी है, ठीक है। तो जब ये इससे दुगना भारी है, तो जब तुम दोनों का सेम नंबर लोगे तो इसका मास जो है वो इससे डबल आएगा टोटल, है ना। मतलब अगर इसका भी 10 एटम लोगे और इसके भी 10 एटम लोगे तो इसका मास कितना आएगा 400, इसका मास आएगा 800, ठीक है। तो अगर आप x ग्राम ले रहे हो ए का और बी का 2x ग्राम ले रहे हो, तो इसका मतलब आपने दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम ही लिए हैं, है ना। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ एटम्स ए के लिए ए के y थे तो बी के भी आंसर कितना हो जाएगा y। कितने लोगों को ये ओरल कैलकुलेशन समझ में आ गया? एक बार हाथ हैंड रेज करो या उसमें रिप्लाई करो चैट में। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कायदे से इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, ठीक है। जिसको नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे अपन धीरे धीरे तुम्हारी जो समझ है वो बढ़ेगी विथ प्रैक्टिस। तो ठीक है, ये 7th क्वेश्चन हो गया। अब अगला बताओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में 7th के बाद कौन सा क्वेश्चन था? नंबर लिख दो या चैट में लिख दो या बोल दो। सर 53। 53 के पहले कोई किसी को? ठीक है, 53 पे आते हैं हम। 53 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है प्रेशर वाला, तो प्रेशर एक्सर्टेड, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो ये रहा व्हाइट बोर्ड और ये कर लिया इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये जो बीच में ये जो भाषा चेंज हो गई है इसको इग्नोर कर देना है ना, ये हिंदी वाला फॉन्ट है, वो एडिटर ने डिटेक्ट नहीं किया होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 53, है ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। सॉल्यूशन देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैंपल ऑफ ऑक्सीजन इज सेम फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। प्रेशर की बात हो रही है, ये सब ये जो जीरो है ये एक्चुअली डिग्री है ना, 27 डिग्री सेल्सियस, फिर ये है 150 केल्विन, ये है 54 डिग्री सेल्सियस और ये है 1227 डिग्री सेल्सियस। तो ये 4 अलग अलग कंडीशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर सेम किन किन कंडीशंस में होगा, है ना। तो इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो चारों ऑप्शंस में लीटर मतलब वॉल्यूम दिया है और डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यूज दी हुई है। और बात किसकी की जा रही है? प्रेशर की, है ना, प्रेशर की बात की जा रही है। तो पीवीटी देख के समझ में आ रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का क्वेश्चन है। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में भी एक ही सैंपल की बात हो रही है ना, एक ही सैंपल मतलब एक ऑक्सीजन का सैंपल लिया होगा, उसमें कुछ ऑक्सीजन गैस उसमें भर दी होगी अंदर, तो ऑक्सीजन गैस भर दी। अब इसका क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही चेंज करते जा रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन गैस इसके अंदर भर दी तो ऑक्सीजन के मोल्स तो कांस्टेंट ही हो गए ना, ऑक्सीजन गैस अब बाहर तो निकलेगी नहीं, क्योंकि उसी सैंपल पे चारों ऑप्शंस की बात हो रही है। तो इसका मतलब चारों ऑप्शंस के लिए जो मोल्स हैं ऑक्सीजन के वो क्या है, कांस्टेंट, है ना, या सेम, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये बात भी पता चल गई अपन को। आर तो कांस्टेंट होता ही है ना, आर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। प्रेशर अब हमको देखना है किस किस में सेम है, तो बस एक एक करके अब ऑप्शन पकड़ना चालू करते हैं। प्रेशर होता है एन आर टी बाय वी, तो एन सबके लिए सेम है, आर सबके लिए सेम है। टेम्परेचर देखो पहले ऑप्शन में 27 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको एक चीज ये ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर है वो किस में रखा जाता है, केल्विन में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है हमेशा, इसलिए क्योंकि आर की अपन ने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी थी, जूल पर केल्विन
पर मोल, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। उसमें जो टेम्परेचर आता है वो किस में आता है? हमेशा केल्विन में, है ना। तो जब आर में अगर टेम्परेचर केल्विन में आ रहा है तो इसका मतलब यूनिट काटने के लिए जो टेम्परेचर हम रखेंगे वो भी हमेशा केल्विन में होगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो अब हम केल्विन में कन्वर्ट कर करके डालेंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इसमें 273 जोड़ दो, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन। 27 डिग्री सेल्सियस में 300 केल्विन, है ना। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। तो ये अपना हो गया ए ऑप्शन, है ना। तो ए ऑप्शन अपना कैसा आ रहा है? 150 NR। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं 150 NR, ठीक है। 300/2 150 NR। अब बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में अगेन वही लगाना है। तो NR तो सेम रहेगा दोनों के लिए। टेम्परेचर 150 केल्विन और वॉल्यूम 1 लीटर। टेम्परेचर 150 और वॉल्यूम 1 लीटर, तो इसका भी आंसर वही आएगा। ये तो अब 150 केल्विन में दिया था तो इसकी यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर भी वही आएगा 150 NR, है ना। तो इसका मतलब ए और बी में प्रेशर तो सेम आ गया। फिर सी ऑप्शन देखो, तो सी ऑप्शन में हम देखेंगे प्रेशर सेम नहीं आएगा, है ना। सी ऑप्शन में प्रेशर अपना आएगा NR। टेम्परेचर दिया हुआ है 54 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस मतलब 327 केल्विन, NRT/V। और वॉल्यूम दिया हुआ है 4 लीटर। तो ये 327/4 जो है ये 150 के बराबर नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 150 NR। और जो डी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? 1227 डिग्री सेल्सियस। 1227 डिग्री सेल्सियस मतलब उसमें 273 को ऐड करो, तो 1227 में 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1500 केल्विन। और वॉल्यूम दी हुई है हमें 10 लीटर, तो इसका भी आंसर कितना आएगा सॉल्व होके? 150 NR, ठीक है। तो इसका मतलब डी, ए और बी ऑप्शन में प्रेशर सेम है, ठीक है। तो ये इसके 3 आंसर सही हो जाएंगे, ए, बी और डी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन था। वैष्णवी क्लियर हो गया क्या? हाँ बताओ, सर। हो गया? ठीक है। हाँ ठीक है सर। और बताओ, कुछ और डाउट है आज किसी क्वेश्चन में? अब सर जितना होमवर्क दिया था उसमें बस ये 3 में ही डाउट था। ठीक है, ठीक है, शाबाश। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है? तो अपन थ्योरी पढ़ना चालू करते हैं फिर। चलो ठीक है, तो अब हम थ्योरी पढ़ना चालू करते हैं, है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? एक बार लास्ट पॉइंट याद दिलाना। लास्ट पॉइंट क्या था या लास्ट क्वेश्चन क्या था जो भी हमने देखा था? कोई भी याद दिला दो। स्टोइचियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, है ना। उसमें हम रेशियो की बात कर रहे थे, राइट। यस सर। उसमें हमने यही वाली रिएक्शन ली थी, CH4+2O2, है ना। क्वेश्चन भी किया था क्या? सर हो चुका। यस सर। क्वेश्चन किया था कोई स्टोइशियोमेट्री पे लास्ट में? हाँ सर। सर परसेंटेज कंपोजिशन पे किया था एक क्वेश्चन। परसेंटेज कंपोजिशन पे किया था क्या? क्या क्वेश्चन था, एक बार बताना। In a molecule, nitrogen is 14/17 gram into 10%, and hydrogen is 3/17 into 100%. अरे Find the नहीं, molecular. ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन यार, ये कैसे किया होगा कल? ये तो तुम किसी और लेक्चर का बता रही हो। क्वेश्चन तो सर CH4 वाला। क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, थोड़ा बताना। CH4 प्लस O2 ये 96 ग्राम का, CO2 प्लस H2O बन रहा था। नंबर हाँ, ऑफ H2O मॉलिक्यूल फाइंड करने थे। अच्छा, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, और दिया क्या क्या था? O2 का 96 ग्राम वेट दिया था। अच्छा हाँ, CH4, ये क्वेश्चन था। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। वैष्णवी, तुमने शायद वो वीडियो देखा होगा, क्या बोलते हैं,
तुम चैनल के वीडियोस देख रही हो क्या? हाँ उसमें तुमने बताया होगा, है ना? हाँ सर, हाँ वो गलती से बोल दिया। हाँ हाँ, समझ गया था वो मैं, कोई बात नहीं। तो ये अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। इसमें शायद मैंने 96 ग्राम ऑक्सीजन दिया था ना? यस सर। और क्या पूछा था कि वाटर कितना बनेगा? वोटर मॉलिक्यूल पूछे थे सर। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था क्या? नहीं सर, करवा भी दिया था। अच्छा, करवा भी दिया था ये? हाँ सर। अच्छा, तो वो फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया था ना कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय 2, इसको हम बैलेंस करेंगे इस तरह से, है ना, इज इक्वल टू यस मोल्स ऑफ वाटर बाय 2। ठीक है। कुल मिला के बनाया कल है। हमने स्टोइशियोमेट्री में ये समझा था कि स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, रेशियो, है ना। और रेशियो से हम रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि एक का अमाउंट अगर हमें पता है, किसी एक रिएजेंट का अमाउंट अगर हमें पता है, या किसी भी रिएक्शन में अगर हमें किसी एक चीज का अमाउंट पता है, तो हम किसी भी दूसरी चीज का अमाउंट बता सकते हैं, है ना। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई थी? इसमें मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था क्या? Na/A इज इक्वल टू NB/B इज इक्वल टू NC/C, ये बताया था क्या कल? ND/D बता दिया सर। क्या? बता दिया यस बता सर। दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चंस कितने कराए थे, एक ही कराए थे क्या? सर दो क्वेश्चन कराए थे। 2 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब स्टोइशियोमेट्री अपन को क्लियर हो गया है ना। एक और क्वेश्चन आज कर लेते हैं छोटा सा। तो क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अपना हो जाएगा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना। तो हाउ मच grams of oxygen will react with 8 grams हाइड्रोजन, है ना। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। गलत, गलत है आदित्य ये आंसर। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे अभी तो। बाकी अगला टॉपिक हम कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नहीं वैष्णवी, गलत आंसर है ये, ध्यान से करो थोड़ा। भाई कल के फॉर्मूले पे ही करना, मोल्स वाला फॉर्मूला अपन ने लिखा था स्टोइशियोमेट्री वाला, उसी से करना है।
आ रहा है क्या किसी का? नहीं नहीं भाई, सब लोग सेम आंसर दे रहे हैं और सब गलत आंसर दे रहे हैं। तीनों ने 4 ग्राम आंसर दिया, तीनों ने गलत दिया है। देखो ये वही स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल है, ध्यान से देखना। तो जो हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो, विल रिएक्ट विथ 8 ग्राम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का वेट? 8 ग्राम हाइड्रोजन का वेट दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का वेट कितना होगा, कितना ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा। तो जब भी एक रिएक्शन में एक स्पीशीज का अमाउंट दिया हो और दूसरे स्पीशीज का अमाउंट पूछा जा रहा हो, तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका है? स्टोइशियोमेट्री का। तो इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए अब हमको पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे। तो बैलेंस करो, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 2, बैलेंस हो गई। तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे लिख दो, ऑक्सीजन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। अब बस क्या बचा, वैल्यूज डाल दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय मोलार वेट ऑफ ऑक्सीजन, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। बस अब इसमें वैल्यूज डालना चालू कर दो। ये वैल्यू हमको पता है 8 ग्राम है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का ये वैल्यू हमको निकालना है, ऑक्सीजन का वेट, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16 और 16 दूनी 32 ग्राम। बस इसको सॉल्व करो और क्या आंसर आ जाएगा? ये ऊपर आएगा 8/2 4, 4/2 2, 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय 32। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आएगा कितना? 64 ग्राम, ठीक है। तो देखो तुम्हारे आंसर में और एक्चुअल आंसर में कितना ज्यादा फर्क है। तुम्हारा 4 आ रहा था और ये 64 गुना है, 16 गुना है तुम्हारा, मतलब एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन स्टोइशियोमेट्री पे था। सबको गलती समझ में आ गई क्या, कहाँ पे किसने क्या गलती की थी? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी एक किसी भी रिएक्शन में एक क्वांटिटी दी हो और किसी दूसरे की क्वांटिटी की बात हो रही हो, तो हमेशा वो क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री से होता है ना। ये एक बात है जो हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, when sodium bicarbonate, when sodium bicarbonate is heated 1.806 into 10 power 24 molecules of water is obtained। वैष्णवी, ये टॉपिक मोल कंसेप्ट चैप्टर का है, और इससे पहले तक जो अपन ने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री से पहले तक, वो उसको मान सकती हो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का है, ठीक है। बाकी जब तुम चैनल पे वीडियोस देखोगे तो पहले आपको इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के सारे देखना है, फिर मोल कंसेप्ट के। तो हाँ, लेकिन ये मोल कंसेप्ट का है, लेकिन ये पढ़ना है अपन को, है ना, क्लास के पैरेलल में चलना है, और साथ में जो पीछे का छूट गया वो हमको वीडियो से देखते रहना है, दोनों काम करना है एक साथ। तो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas obtained at STP and amount of NaHCO3 needed
for this reaction. अब तो ये क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर रहे हो तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि रिएक्शन तुम लोगों को पता नहीं होगी, ये तुम लोग पढ़ोगे जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ोगे तो उसमें ये रिएक्शन आती है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो उससे बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। एस ब्लॉक में ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन को याद होनी चाहिए है ना, जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे उसके बाद ये याद हो जाएगी। तो ये रिएक्शन दी हुई है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP। STP का मतलब पता होना चाहिए हमें है ना, STP जो है स्टैंडर्ड, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना, एक सेकेंड। STP का मतलब होता है, हो सकता है कुछ लोगों को याद भी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू होती है 1 atm। ठीक है, तो जब हम STP कंडीशन लगाते हैं किसी गैस के लिए, तो गैस का जो मोलर वॉल्यूम है, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम Vm, मोलर वॉल्यूम क्या हो जाता है, STP पे होता है 22.4 लीटर्स, है ना, ये वैल्यू हमको याद रखना है। ध्यान रहे ये वैल्यू STP पे ही होती है ना, इन टेम्परेचर प्रेशर पे ही होगी, किसी और कंडीशंस में नहीं। और ये वैल्यू आती कैसे है, PV इज इक्वल टू nRT से, है ना, प्रेशर डालो 1 atm, वॉल्यूम तो हमको निकालना है, मोलार वॉल्यूम निकालना है, मतलब एक मोल के लिए निकालना है, तो मोल की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू पता रहती है, टेम्परेचर पता है 273, तो एक ही अननोन है वॉल्यूम, वो सॉल्व होके इतना आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, तो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, मेरे को याद दिला देना, नोट कर लो बस इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, फिर हम क्लास टर्मिनेट करते हैं, और जो कुछ भी अगर होमवर्क होगा तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाय फ्रेंड्स। ओके सर।